जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। देखिए, हमने बताया था कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये यूपीएसआई 2017 का है। ठीक है, अगर हम डेट की बात करें तो 21 दिसंबर 2017 और शिफ्ट 3 का ये पेपर है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है हिंदी की उत्पत्ति जो है किस अपभ्रंश से मानी जाती है। तो देखिए साथियों, जो हिंदी की उत्पत्ति है ना वो सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। कैसे, आइए इसके हम कंक्लूजन की बात करते हैं। तो ये कह रहा है हिंदी की उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है, जबकि ब्राह्मण से सिंधी की तथा मागधी से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ब्रज हिंदी की एक बोली है जिसका विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। कह रहा है गौ शब्द का वचन पहचानिए। ठीक है, मतलब गौ गौ शब्द में कौन सा वचन है, एक वचन है कि बहुवचन है। ठीक है, तो इसमें जो है ना एक वचन है। क्यों? क्योंकि देखिए गौ का हम बहुवचन तो बना सकते हैं, गौ का हो जाएगा गौवें। ठीक है, तो गौवें क्या होगा, बहुवचन हो जाए। तो सदा बहुवचन तो नहीं है, ये सदा एक वचन भी नहीं है। ये क्या है, ये हमारा एक वचन है। ठीक है, जिसका हम बहुवचन बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है उत्साह वास्तव में खालिस्तान और फिर खालिस्तान की मिली जुली अनुभूति है। शुक्ला जी के इस कथन को पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो अगर इसको हम पूरा करें तो कह रहा है उत्साह वास्तव में क्या आएगा, कर्म और नहीं, ये तो नहीं होगा, मन और कर्म की, फल और कर्म की। देखिए उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है। शुक्ला जी के इस कथन को पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कर्म और फल आएगा। राइट, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हुआ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। ठीक है, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए एक उचित मुहावरा बताना है। तो इसका जो उचित मुहावरा होगा गढ़ जीत लेना, है ना। नहीं कहते गढ़ जीत लेना मतलब कठिन कार्य से सफलता प्राप्त कर लेना। ठीक है, हम कुछ और मुहावरे देख लेते हैं। जैसे कह रहा है जान हथेली पर रखना। ठीक है, इसका होगा प्राणों की परवाह न करना, छक्के छुड़ाना, बुरी तरह पराजित करना, और गंगा नहाना, कठिन कार्य पूरा करना। ठीक है, तो हमने क्या बताया, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, गढ़ जीत लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। कह रहा है कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। ठीक है, कवि का बहुवचन रूप क्या होगा। कवि वर्ग, देखिए कुछ शब्द साथियों ऐसे होते हैं जिसमें वर्ग, वृंद या गण जोड़ के उनका हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, तो जो कवि होगा ना, जब कवि का हम बहुवचन बनाएंगे तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ हम यूज़ करते हैं वृंद का। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कवि वृंद। ठीक है, तो कवि का बहुवचन क्या हो गया, कवि वृंद। चलिए हम कुछ बात कर लेते हैं एक वचन से बहुवचन बनाकर। देखिए पाठक का अगर आप बहुवचन बनाएंगे तो बनेगा पाठक गण। ठीक है, स्त्री का स्त्री जन होगा, नारी का नारी वृंद होगा, अधिकारी का अधिकारी वर्ग होगा, और आपका आप लोग होगा। ठीक है, तो कवि का सही बहुवचन रूप क्या हुआ, कवि वृंद हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगर हम बात करें पाठक, इसका बहुवचन पाठकगण होगा, स्त्री का स्त्रीजन है, नारी का नारी वृंद होगा, अधिकारी का अधिकारी वर्ग होगा, और आपका आप लोग होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 6वां। कह रहा रामू की ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो होगा भलाई पर भी दुष्टता। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, मतलब गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या है साथियों, भलाई पर भी दुष्टता। ठीक है, देखिए मतलब ये है ना कि रामू की तो ऐसी आदत है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। एक तो हमने क्या किया, भलाई किया, उस पर से वो सामने वाला दुष्टता कर रहा है, तो वही कह रहा है कि भलाई पर भी दुष्टता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। ठीक है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। अब बताइए इसमें क्या है। ठीक है, कौन सा काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है कि सामान्य वर्तमान काल है कि संभाव्य वर्तमान काल है कि सामान्य भविष्य काल है। पहली बात कि जाएगी, बात तो भविष्य की कर रहा है। ठीक है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी मतलब बात भविष्य की कर रहा है, तो इसमें क्या हमारा हो गया, सामान्य भविष्य काल। वर्तमान काल तो होगा ही नहीं, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य का, संभावना की तो बातें नहीं है। ठीक है, वो कह रहा प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो हमारा सामान्य भविष्य काल हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। राइट,
आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकलें वहाँ कौन सा अलंकार होता है। मतलब शब्द एक हो, ठीक है, उसके अर्थ अलग हो, मतलब अर्थ अनेक हो, तो वहाँ पे साथी जो हमारा होता है ना वो श्लेष अलंकार होता है। देखिए श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना। श्लेष का अगर अर्थ पूछे कि श्लेष का अर्थ क्या होता है तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, ठीक है। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं तो कह रहा है जहाँ एक शब्द में अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे कह रहा है चिरजीवो जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीरी को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें यहाँ पे वृष भानुजा और हलधर की तो दोनों श्लेष शब्द हैं, ठीक है, जिनके दो दो अर्थ हैं। वृष भानुजा के से एक अर्थ वृषभानु प्लस जा अर्थात वृषभानु की बेटी अमराधा को कहते हैं, तथा दूसरा जो अर्थ है वृषभ प्लस अनुजा अर्थात वृषभ यानी बैल की बहन गाय होगा, ठीक है। तो शब्द एक है साथियों, अर्थ कितने हो गए, दो हो गया, ठीक। और हल्दर का जो है ना, हल्दर का प्रथम अर्थ हल्दर अर्थात कृष्ण के भाई जो हमारे थे ना बलराम जी, वो हल को धारण करते थे, उनको हम हल्दर कहते थे। तथा दूसरी जो है हल्दर हल को धारण करने वाला अर्थात बैल होगा। अच्छा हल को कौन धारण करता है, बैल, तो ये कह रहा है कि बैल होगा, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हुआ, श्लेष अलंकार हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। 8वां का ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है। मतलब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहली बात कि उसमें ये देख लीजिए आप क्वेश्चन को पढ़ के कि उसमें दिया क्या है कह रहा है कि नहीं कह रहा है। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है, ठीक है। देखिए भाषाएं, देश, नदियाँ, बोलियाँ, ठीक है। तो देखिए हमने बताया कि कुछ लिपि और जो बोलियां होती हैं वो क्या सदैव स्त्रीलिंग में आती हैं, ठीक है। और ये कह रहा है स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता अर्थात वो पुल्लिंग होना चाहिए, ठीक है। हमने ये भी आपको बताया था कि जो नदी होती है ब्रह्मपुत्र को छोड़ के बाकी जितनी नदियाँ सब स्त्रीलिंग में आएंगी। ब्रह्मपुत्र हमारी और सोन नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और सोन ये दो नदियाँ हमारी पुल्लिंग में आती हैं, बाकी जो होती हैं सब नदियाँ स्त्रीलिंग में जाती हैं, ठीक है। हम बात करें बोलियों की, हमने बताया भाषा लिपि जो बोली होती है ये किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में आती हैं। तो सीधी सी बात है, बच गया देश, तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हुआ गया। जो देश है, ठीक है, श्रीलंका को छोड़ के, श्रीलंका स्त्रीलिंग का देश है, ठीक है, सॉरी श्रीलंका जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, बाकी इसके अलावा जितने भी देश है सारे पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। तो क्या इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता, तो देश। देश किसकी पहचान कराता है, पुल्लिंग की। लेकिन अगर अपवाद स्वरूप देखें जो श्रीलंका है वो स्त्रीलिंग में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अलंकार दिया है, कह रहा 3 बेर खाती थी, ठीक है, 3 बेर खाती थी फिर 3 बेर खाती है, यह किस अलंकार का उदाहरण है। देखिए भैया ये जो है ना ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। कैसे है, कंक्लूजन की बात करते हैं। कह रहा 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, इस पंक्ति में यमक अलंकार है। कैसे, देखिए इसमें बेर शब्द 2 बार आया है, ठीक है। कितनी बार आया है साथियों, 2 बार। एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, ठीक है। तो बेर शब्द कितनी बार आया है, 2 बार आया है। प्रथम बेर का अर्थ बार, ठीक है, तथा दूसरी जो दूसरा बेर है इसका अर्थ बेर फल है ना, जो हमारा एक फल होता है ना बेल, ठीक है। तो बेर फल की बात करें, और बेर का मतलब क्या नहीं कहते 2 बार खाती है, बेर का मतलब बार है, ठीक है, और एक बेर का मतलब फल है ना, ठीक है। जहाँ किसी पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार आए, ठीक है, जहाँ किसी पंक्ति में कोई एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर अर्थ उसके अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है, ठीक है। कौन सा अलंकार होता है, तो यमक अलंकार होता है। तो 3 बेर खाती थी, तो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे बेर कितनी बार आया, 2 बार आया, दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक बेर का मतलब बार होता है ना, कितनी बार खाना खाते हैं, और एक बेर का मतलब बेर फल को बता रहा है, जो बेर फल है उसके बारे में कह रहा है, ठीक है। तो सब तो एक ही जैसे हैं, एक से अधिक बार आए हैं, इन दोनों के अर्थ भी अलग अलग हैं, तो हमारा यहाँ पे यमक अलंकार हो गया, राइट। ऑप्शन नंबर डी सही है। हम बात करते हैं साथियों अब अगले क्वेश्चन की। कह रहा है इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। दशा की नहीं, गंध की, गंध की तो बातें नहीं हुई, स्वाद की नहीं, स्थान की हाँ। इलाहाबाद क्या है, इलाहाबाद एक स्थान ही तो है, ठीक है। तो कह रहा है इलाहाबादी अमरूद बहुत मीठे होते हैं, बात किसकी कह रहा है, इलाहाबादी अमरूद के, नहीं पर्टिकुलर एक स्थान की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी सही है। कंक्लूजन देख लीजिए, कह रहा है इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, इस वाक्य में स्थान का नाम अर्थात इलाहाबाद दिया हुआ है, वही तो हमने बताया, जो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत, ठीक है, स्थानवाचक विशेषण होगा, ठीक है। हमने बताया ना गुणवाचक के अंतर्गत
रंग आता है, ठीक है, जैसे काला, नीला, पीला, हरा, ये इसका गुण है, ठीक है। गोरा हुआ, काला हुआ, ये सब क्या है, गुण को प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद हमने बताया आकार बोधक भी होता है, त्रिकोणा, ठीक है, चौकोर, ठीक है, षष्ठभुजाकार, ये सब क्या है, ये सब गुण बोधक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, कहानी शब्द का बहुवचन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि कहानी शब्द का बहुवचन क्या है। तो कहानी का कहानियाँ, ऐसे तो कहानियाँ लिखा नहीं जाता, ये भी गलत है क्योंकि नी पे छोटी की मात्रा होती है। कहानी, कहानी का तो कहानी, कहानी तो खुद एक वचन है। फिर कह रहा है कहानियों, कहानी का कहानियों नहीं होता है साथियों, जब होता है तो कहानियाँ होता है ना। देखिए कहानियाँ यहाँ भी दिया था, ऑप्शन नंबर ए में भी कहानियाँ दिया था, लेकिन यहाँ पे न पर बड़ी की मात्रा दी है, ठीक है, और कहानियाँ में न पर छोटी की मात्रा हो जाती है, ठीक है। एक वचन में कहानी है, इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो न पर छोटी की मात्रा हो जाएगी, ठीक है, तो हो जाएगा कहानियाँ। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छाटिए, मतलब इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, ठीक है। अभिराम, अभिराम साथियों कोई शब्द नहीं होता। फिर अभिराम होता है, अभिराम, लेकिन भपर बड़ी की मात्रा तो होती नहीं है, वैसे गलत हो गया। और अभिरम तो नहीं होता है, तो होता क्या है, अभिराम, तो अभिराम में साथियों भपे छोटी की मात्रा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। देखिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी आपको एक ही जैसे लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर भपर बड़ी की मात्रा दी है इसलिए ये गलत हो गया, और यहाँ पे छोटी की मात्रा इसलिए सही हो गया, क्योंकि अभिराम में भपर छोटी की मात्रा होती है, राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है। किसकी, आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है। तो फणीश्वर नाथ रेणु को दी गई है, किसे, फणीश्वर नाथ रेणु को। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, तो कह रहा है आंचलिक उपन्यासकार के रूप में फणीश्वर रेणु जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासों के लेखन की परंपरा रेणु जी के उपन्यास मैला आंचल से शुरू होती है, राइट। फिर कह रहा है इसलिए इन्हें आंचलिक उपन्यास का जन्मदाता भी कहते हैं। तो आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता किसे कहते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी को, ठीक है। शैलेश मटियानी, देवेंद्र सत्यार्थी, राजेंद्र अवस्थी, रामदरस मिश्र आदि भी आंचलिक उपन्यासकार हैं, ठीक है। यशपाल प्रगतिवादी तथा मार्क्सवादी तथा जैनेन्द्र मनोविशेषवादी उपन्यासकार हैं। अगले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी, यानी आंचलिक उपन्यास की संख्या किनमें से किसे दी गई है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी को दी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कह रहा है साथियों बीजक के रचनाकार कौन है, बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। बीजक, बीजक के रचनाकार कौन है साथियों, तो बीजक के जो रचनाकार है ना वो कबीरदास जी हैं। कौन है, कबीरदास जी। कंक्लूजन देख लीजिए, बीजक के रचनाकार कबीर जी हैं। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी, ये भी बहुत पूछी जाती है, ठीक है, कि बीजक के कितने अंग हैं, तो बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। इनका विस्तृत विश्लेषण निम्न है, रचना, अर्थ और छंद की बात करते हैं, और इधर भाषा है। साखी अर्थ साक्षी, दोहा, छंद में क्या होगा, दोहा, राजस्थानी खड़ी बोली भाषा में, ठीक है। वैसे शबद, ठीक है, अर्थ क्या होगा, शब्द होगा, और छंद में क्या होगा, गेय पद, और भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली, राइट। फिर हम बात करें रामायणी की, तो इसका अर्थ क्या है, रामायण, रामायणी मतलब रामायण, और छंद की बात करें तो चौपाई प्लस दोहा, ठीक है। इसमें क्या ब्रज भाषा, भाषा की बात करें इसमें ना, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है ना। बीजक रचनाकार कौन है, कबीरदास जी हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, कह रहा है बंधन, ठीक है, बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है, मतलब बंधन का विलोम पूछा है। देखिए स्वतंत्र नहीं हो, कैद, बंधन, ठीक है, ये भी नहीं होगा, बंदी नहीं, क्या है, मुक्ति। तो बंधन का जो बंधन है इसका विलोम शब्द क्या हुआ, मुक्ति हो गया। आइए कुछ और विलोम शब्द देख लेते हैं। स्वतंत्र का होता है परतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र क्या होगा, परतंत्र। और कैद का क्या होगा, आज़ाद। जैसे आपको किसी ने कैद कर लिया तो भाई इसका अपोजिट ये होगा कि आपको आज़ादी चाहिए, ठीक है, तो कैद का क्या होगा विलोम, आज़ादी हो गई। गर्म का क्या हुआ, ठंडा हो गया, है ना, ऐसे ही। तो बंधन शब्द का उचित विलोम कौन सा है इसमें, मुक्ति है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो कह रहा है जो खग होत तो बसेरो करो मिली कालिंदी फूल, खालिस्तान की डाल, किसकी डाल, नीम, छाँव, पात, नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कदम्ब की डाल, ठीक है। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल, कदम्ब की डाल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कह रहा अज्ञेय जी को, ठीक है, जो हमारे अज्ञेय जी हैं, अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ठीक है, इनको मिला है कितनी नावों में कितनी बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचना है कितनी नावों में कितनी बार। तो अज्ञेय जी को, ठीक है, कह रहा है किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका कंक्लूजन की बात करें तो कह रहा है कितनी नावों में कितनी बार काव्य रचना के लिए अज्ञेय जी को सन 1778 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, हम बात करें कि हिंदी भाषा में अब तक 11 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। ठीक है, देखिए एक साइड हमारा वर्ष रहेगा, फिर लेखक और इनकी रचनाएं। ठीक है, हम बात करें 1968 में तो सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए, ठीक है, इनकी रचना कौन सा है, चिदम्बरा। 1972 में मिला रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किसके लिए, उर्वशी के लिए। ठीक है, 1978 में अज्ञेय जी को कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है, तो क्वेश्चन आया ही था। उसके बाद 1982 में महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए मिला था। 1992 में नरेश मेहता जी को संपूर्ण साहित्य के लिए। 1999 में निर्मल वर्मा जी को संपूर्ण साहित्य के लिए। ठीक है, 2005 की बात करें तो कुंवर नारायण को, इनको भी संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था। और 2009 में अमरकांत व श्री लाल शुक्ल को संयुक्त रूप से मिला था। ठीक है, इसको संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था। क्या मिला इन लोगों को, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, अब हम बात करें 2013 और 2017 में। देखिए 2013 में जो मिला है, ये मिला है केदारनाथ सिंह जी को, ठीक है, संपूर्ण साहित्य के लिए, और कृष्णा सोपती जी को संपूर्ण साहित्य के लिए मिला है। ठीक है, नोट में कह रहा है कि सन 1984 ईस्वी से के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्य योगदान पर दिया जाने लगा था। कब से, 1984 के बाद से। ठीक है, तो साथियों एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। हिंदी भाषा में अब तक कितने लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है, 11 लोग को। किसको, सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, अज्ञेय जी को कितनी नाव में कितनी बार के लिए, महादेवी वर्मा को यामा के लिए, नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए, निर्मल, कुंवर नारायण, अमरकांत व श्रीलाल को, ठीक है, और केदारनाथ सिंह को और कृष्णा सोपती जी को, इन लोगों किसके, संपूर्ण साहित्य के लिए। और हमने क्या बताया था, 1984 के ईस्वी के बाद से ना जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है, लेखक के समग्र साहित्य योगदान पर दिया जाने लगा था, इससे पहले नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है साथियों, संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल कौन से हैं। ठीक है, देखिए संयोग, पहले तो आप इसका संधि विच्छेद कर लिए। संयोग जो बनता है हमारा सम प्लस योग के धन से बनता है। ठीक है, सम धन योग, इसके संयोग से हमारा बनता है संयोग। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 19 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 20 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। मतलब अनुपयुक्त जो समानार्थी जोड़ा इसमें से कौन सा है। देखिए केस बाल, द्रव्य विपत्ति ये भी नहीं सही है, केला कदली ये भी नहीं, बादल और नीर। ठीक है, ये क्या कह रहा है साथियों, अनुपयुक्त कह रहा है। उपयुक्त कहता तो ये तीनों, तो केस का बाल सही है, दिव्य वित्त भी सही है, केला कादली, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन बादल का नीर, नीर तो पानी का होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा क्या है यहाँ पे गलत है। ठीक है, और गलत को ही पूछा था आपसे। बात करते क्वेश्चन नंबर 21 की, कह रहा आँख खोली देखो तो ना खालिस्तान है ना फिर खालिस्तान। कवि देव की इस पंक्ति में, साथियों हम बात करते क्वेश्चन नंबर 21 की, कह रहा आँख खोली देखो तो ना खालिस्तान है फिर ना खालिस्तान, इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो कहा घन फिर श्याम, आँख खोली देखो तो ना घन है ना घनश्याम। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, क्या उषा उदास आती है, खालिस्तान में कौन सा अलंकार है। एक बात बताइए, इसमें तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण अलंकार कहते किसे साथियों। एक बात है, उषा क्या है, निर्जीव चीज़ है। क्या उषा उदास आती है, इसमें क्या होता है मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत कि जो निर्जीव चीज़ें होती है ना, उनको एक सजीव वस्तु की तरह ये व्यवहार करती हैं। ठीक है, जैसे उषा जो है निर्जीव है, उषा तो कभी उदास होगी नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा उषा उदास आती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो निर्जीव वस्तु है उनको सजीव की तरह व्यवहार कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मानवीकरण अलंकार होगा, अर्थात 22 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, बात करें हम क्वेश्चन नंबर 23 की, कह रहा है हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। इसमें साथियों संज्ञा की अशुद्धि है, किसकी है, संज्ञा की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, कह निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहीं
वहाँ नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिताजी ने मेरे से कहा है। अच्छा, इसमें क्या पूछा है? अशुद्ध वाक्य पहचानना है। उसे जल्दी घर जाना था, ये तो सही है। मुझे वहाँ नहीं जाना है, ये भी सही है। वे लोग जा रहे हैं, ये भी सही है। पिताजी ने मेरे से कहा है। साथियों, तेरे को मेरे को ये गलत होता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही हुआ। तो इसमें से अशुद्ध कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है संधि के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? स्वर संधि और अब 2 बता दीजिए कौन से। तो संधि के तो 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जहाँ पे व्यंजन और विसर्ग होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो संधि के 3 भेद जिसमें है आपका स्वर संधि दिया है, फिर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए बता रहे संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ठीक है। तो स्वर संधि कितने भेद? 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है सौमित्र शब्द निम्नलिखित में से किसका समानार्थी है, ठीक है। तो ये जो है लक्ष्मण का है, ठीक है। कंक्लूजन में कह रहा है सौमित्र शब्द का समानार्थी लक्ष्मण है। लक्ष्मण के अन्य समानार्थी शब्द हैं जैसे लखन, फिर शिशावतार, रामानुज आदि, ठीक है। अगर अर्जुन की बात करें तो धनंजय, गुड़ाकेश, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, गुड़ाकेश, पार्थ, बृहनलला, फिर सत्यसाची, ठीक है। बात करें भीम की, भीमसेन, मारुति, ठीक है। राम की रघुनाथ, अमिताभ, दशरथ नंदन, ठीक है, कौशल्यानंदन और जानकीपति, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ इसका? ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब साथियों गद्यांश के हिसाब से हमको आंसर देना है। देखिए गद्यांश कह रहा है कि विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में बहुत महत्व रखते हैं, व्यापारी के नज़रिए से भी और आम जनता के दृष्टिकोण से भी। विज्ञापन व्यापारी को लाभ देने के प्रयत्न हेतु तैयार किए जाते हैं, जबकि विज्ञापनों पर होने वाला संपूर्ण खर्च उपभोक्ता पर ही परोक्ष रूप से पड़ता है। वस्तु की लागत बढ़ जाने से उसके मूल्य में भी वृद्धि होती है। तो क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 27 की। क्या कह रहा है इसमें? किसके द्वारा उपभोक्ता का परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है? किसके द्वारा? अगर हम बात करें गद्यांश के अनुसार तो इसमें जो है विज्ञापन के अनुसार, ठीक है। क्योंकि देखिए कह रहा है ना विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में बहुत महत्व रखते हैं, व्यापारिक नज़रिए से भी और आम जनता के दृष्टिकोण से भी। विज्ञापन जो है व्यापारियों को लाभ देने के प्रयत्न हेतु तैयार किए जाते हैं, किसको? व्यापारियों को। जबकि विज्ञापन पर होने वाला संपूर्ण खर्च उपभोक्ता पर ही परोक्ष रूप से पड़ता है। तो वही कह रहा है किसके द्वारा उपभोक्ता का परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है? तो विज्ञापन के अनुसार, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विज्ञापन किसके लिए लाभदायक है? तो विज्ञापन साथी व्यापारी के लिए लाभदायक, क्योंकि जनता के बारे में तो पता है कि उससे नुकसान हो रहा है, शोषण हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें कि आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये भी गद्यांश से ही है। तो विज्ञापन के प्रचार प्रसार का, ठीक है। किसके? विज्ञापन के प्रचार प्रसार का, क्योंकि गद्यांश में वही बताया गया है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। कह रहा है श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था, ठीक है। तो ये था विश्रामपुर का संत, ठीक है। तो श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? तो विश्रामपुर का संत, ठीक है। इस कृति पे उनको जो है व्यास सम्मान मिला था, किसको? श्रीलाल शुक्ल जी को। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, कह रहा है श्रीलाल शुक्ल को उनके उपन्यास विश्रामपुर का संत के लिए 1999 ईस्वी में व्यास सम्मान दिया गया था। व्यास सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। कौन सा? ज्ञानपीठ व्यास सम्मान, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है, उसके बाद दूसरे पे कौन सा है? व्यास सम्मान है, जिसे सन 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। प्रथम व्यास सम्मान 1991 में रामविलास शर्मा को उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था, ठीक है। फिर हम बात करें, अब तक 28 व्यास सम्मान दिए जा चुके हैं। 28वां जो व्यास सम्मान है वे लीलाधर जुगड़ी को उनके काव्य संग्रह जितने लोग उतने प्रेम, ठीक है, जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते साथियों क्वेश्चन नंबर 31 की। कह रहा है मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें साथियों अनुप्रास अलंकार है। अच्छा कैसे है? देखिए अनुप्रास अलंकार में ना साथियों एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। तो इसमें देखिए म वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है। मुदित महीपति मंदिर आए, तो म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है? हमारा अनुप्रास अलंकार है। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है।
हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 32 की। कह रहा है मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? कर्मठ, मुमुक्षु, उत्सुक या जिज्ञासु? इसका ऑप्शन नंबर साथियों बी सही होगा, क्योंकि जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है ना उसको हम मुमुक्षु कहते हैं। ठीक है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, अब चलिए हम कुछ देख लेते हैं शब्दों को। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, बता ही दिया। जिज्ञासा करने वाला जिज्ञासु। ठीक है, जिज्ञासा करने वाला जिज्ञासु होता है। कुशलतापूर्वक कार्य करने वाला कर्मठ होता है, और उत्साह रखने वाला उत्सुक होता है। राइट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है एक करेला खाली स्थान लोकोक्ति को पूर्ण करना है। ठीक है, एक करेला, दूजा भांग चढ़ा, ये नहीं सही है। दूजा पेड़ भला, ये भी नहीं सही है। दूजा नीम चढ़ा, नहीं नीच चढ़ा, ये तो गलत है साथियों। दूजा नीम चढ़ा होता है। तो पूर्ण लोकोक्ति क्या होती है? एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, ये हमारी पूर्ण लोकोक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, कर उचित शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, 200 खाली स्थान वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार गोकुलदास हैं। कह रहा है साथियों उचित शब्दों में रिक्त स्थान, कह रहा है 200 खाली स्थान वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार गोकुलदास हैं 52। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हुआ? 34 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ बता दीजिए। तो होगा प्रभाव, ठीक है, स्थापित करना। सिक्का जमाना मतलब प्रभाव स्थापित करना। सफलता प्राप्त करना, नहीं। कड़ी टक्कर देना, ये भी नहीं सही। जीत जाना, ये भी नहीं सही है। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 36 की। कह रहा है विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? भाई जी, विशेषण की जो विशेषता बताता है उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, साथियों जब हमने विशेषण की क्लास ली थी तो हमने बताया था कि विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, और जो विशेषण की भी विशेषता बताया उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। तो साथियों हमने ये भी बताया था आपको, ठीक है, कि उसमें विशेष्य क्या होता है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं ना उन्हीं को हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो विशेष्य क्या होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, राइट, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको हम प्रविशेषण कहते हैं, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। कह रहा है निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, कह रहा है कौन सा नहीं है। कह रहा है इसमें देखिए पीक होता है, पीक मीन्स कोयल, कोयल तो ही है कोकिल, और श्यामा। ठीक है, इसमें से यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये गलत है, क्योंकि इसमें पूछा है कोकिल का समानार्थी, तो पीक भी होता है, कोयल भी होता है, और श्यामा भी होता है, मधुकरी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 37 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा। तो भावी का विलोम पूछा है, भावी का होगा अतीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 38 का ऑप्शन नंबर बी, यानी भावी का विलोम क्या होता है? अतीत होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कथन अशुद्ध है? ठीक है, यानी अशुद्ध बताना है। हमारे पास समय कम है, ठीक है, हमारे पास समय कम है, ये तो शुद्ध है। फिर कह रहा है कहाँ जाना है? ठीक है, शायद बारिश हो रही है। तो कह रहा है इसमें से कौन सा कथन अशुद्ध है? कल लोगों की भीड़ जमेगी, नहीं, भीड़ लगेगी। ठीक है, भीड़ क्या होती है? लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हिसाब से बी गलत हो गया। ठीक है, तो 39 का बी, बाकी सब ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द बता दीजिए। भवानी का पुल्लिंग बता दीजिए। तब भवानी का होगा पुल्लिंग भव, क्योंकि भव से हमारा बनता है भवानी। तो भव क्या है? पुल्लिंग शब्द है, और भवानी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है।